हेलो डियर स्टूडेंट, एक बहुत लंबे पीरियड के बाद आज क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। एक्चुअली बीच का जो पीरियड था इसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टी, बहुत सारे मित्र, परिवार के लोग, असामयिक कुछ ऐसी घटनाएं हुई जिनसे मानसिक रूप से बहुत क्षुब्ध हो गया था और क्लास लेने का ना तो मन था ना ही मेंटल स्टेटस था। उस मेंटल स्टेट में नहीं था कि कोई क्लास ले सकूं। इन सारी घटनाओं के बावजूद भी चूंकि मेरे मित्र बहुत अच्छे हैं तो पिछले करीब 15 दिन से लगातार फोर्स कर रहे हैं कि क्लास स्टार्ट करें सर। और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जिनको मैंने पहले टीच किया, जो मुझसे ऑनलाइन पे रेगुलर कनेक्ट थे, उन लोगों के लगातार मैसेज आ रहे थे कि सर कुछ तो स्टार्ट करें। तो आज से मैं क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ, कोई एक टॉपिक लेके, भले ही आज थोड़ी ही देर पढ़ाऊँगा ताकि मैं भी थोड़ा उस स्टेट ऑफ माइंड से बाहर आ सकूं। परमात्मा की महती अनुकंपा है कि मुझे स्टूडेंट भी बहुत अच्छे मिले और मुझे मित्र भी बहुत अच्छे मिले जिन्होंने लगातार मेरा सपोर्ट किया, क्योंकि मेरे परिवार में भी कुछ ऐसी घटनाएं हो गई हैं और पूरे देश में ही हुई हैं। इन चीज़ों को लेके मैं काफ़ी क्षुब्ध हो गया था, लेकिन आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। स्टूडेंट से और उन सब से इस बात के लिए सॉरी भी बोलना चाहूँगा कि इतने दिन तक लगातार अगर इरेगुलरिटी रहे तो स्टूडेंट का बेहद लॉस भी होता है और जो कनेक्ट स्टूडेंट होते हैं उनको दिक्कत भी होती है। पर वो एक स्टेट ऑफ माइंड का खेल था जिसमें टीच करना मेरे लिए पॉसिबल था नहीं और मेरा स्टेट ऑफ माइंड नहीं था। लेकिन आज से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। तो मुझे याद भी नहीं है कि मैंने प्रीवियस क्लास में क्या पढ़ाया था, क्योंकि इतना लंबा पीरियड हो गया। मुझे इतना याद है कि मैंने इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी पे बात की थी, जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन तक पहुंच गया था। जहां तक मुझे याद आ रहा, मैंने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, इलेक्ट्रिकल कैपेसिटी, इस पर काफ़ी डिटेल डिस्कशन कर लिया था। आज मैं कोई एक टॉपिक ले रहा हूँ नोडल एनालिसिस, जिसमें बहुत सारी बैटरी और सर्किट कॉम्प्लिकेटेड हो तो कैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटी वगैरह निकाली जाए, उनका मैं कुछ एक तरीका आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है। टॉपिक का नाम रहेगा नोडल एनालिसिस, जिसमें आप किरचॉफ लॉ के बिना भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो मैं नोडल एनालिसिस स्टार्ट कर रहा हूँ। उसमें मुझे नोडल एनालिसिस भी एक प्रकार का किरचॉफ फर्स्ट लॉ ही है, कोई बहुत अलग चीज नहीं है। नाम अलग कह देते हैं हम लोग, नोडल एनालिसिस। नोडल एनालिसिस भी एक प्रकार का किरचॉफ फर्स्ट लॉ है। जैसा कि आपको पता है, किरचॉफ फर्स्ट लॉ के अंदर किसी भी जंक्शन पर करंट का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है या किसी भी जंक्शन पर चार्ज का एल्जेब्रिक सम जीरो होता है। ठीक इसी प्रकार नोडल एनालिसिस के अंदर भी हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ ही यूज करेंगे और किसी भी जंक्शन पर करंट का या चार्ज का एल्जेब्रिक सम जीरो करेंगे। ठीक है। तो नोडल एनालिसिस के हिसाब से हम इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना या किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज, जो भी कॉम्प्लिकेटेड कॉम्बिनेशन हो, या किन्हीं पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, इसको बड़े इजी मैनर से कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं एक आध एग्जाम्पल के द्वारा ही रख रहा हूँ, बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी इस पर नहीं बोल रहा हूँ। ठीक है। तो इसके लिए मैं कुछ कैपेसिटर कनेक्ट कर रहा हूँ। ये कुछ कैपेसिटर मैंने कनेक्ट कर दिए। कैपेसिटी स्टूडेंट अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो भी रखना हो।
कोई फर्क नहीं पड़ना, मुझे तो न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, ठीक है। तो कोई भी कैपेसिटी रख सकते हैं। बैटरी भी कनेक्ट कर दें, सपोज करो जी एक बैटरी कनेक्ट कर दी, एक बैटरी यहाँ कनेक्ट कर दी, कोई जरूरी नहीं कि उनकी पोलरिटी सेम हो, ठीक है, पोलरिटी डिफरेंट भी कर सकते हैं। ये पोलरिटी कनेक्ट कर दी, जो मैं सर्किट बना रहा हूँ ऐसा ही सर्किट बनाया जाए एग्जाम्पल के लिए, ये भी जरूरी नहीं, किसी भी तरीके का हो सकता है, ठीक है। अब मान लो हम इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछें, या किसी भी पॉइंट का किसी भी कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज पूछें, तो बड़े आसानी से हम कैपेसिटर के अक्रॉस चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। काफी दिन से क्लास नहीं ली तो मुझे तो कुछ पॉइंट भी भूल गए हैं, पॉइंट मतलब पढ़ाने वाले पॉइंट नहीं, इस चीज के कि जिस पे मैं लिखता था वो लिखने का आइडिया भी भूल गया हूं, ठीक है। अब मान लो मैंने इन दो पॉइंट को सिलेक्ट कर लिया और इन दो पॉइंट के बीच पोटेंशियल डिफरेंस पूछा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है। सपोज करो ये 3 कैपेसिटर हैं, एक की कैपेसिटी 1 माइक्रोफैराड है, 2 माइक्रोफैराड है, 3 माइक्रोफैराड है, ठीक है। पोटेंशियल 10 वोल्ट है, 20 वोल्ट है, 30 वोल्ट। क्लियर? फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए बी, यहां पे लिख रहा हूं फाइंड आउट पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए एंड बी, ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना, ठीक है। किसी भी कैपेसिटर पे चार्ज भी कैलकुलेट कर सकते हैं, वो भी मैं इसी क्वेश्चन के साथ बता दूंगा। अब इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए किसी एक बैटरी से चार्ज फ्लो करा दें, आइदर 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 30 वोल्ट। परंपरा यह है कि हमेशा हम लोग हाई टेंशन बैटरी को यूज करते हैं, तो अगर हाई टेंशन बैटरी यूज करें तो यहां हम 30 वोल्ट लिखेंगे तो 0 वोल्ट, क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 30 वोल्ट, ठीक है। अगर हम इसको भी यूज करें या इसको यूज करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा। स्टूडेंट पे डिपेंड करेगा वो किस पे करना चाहता, पर मेरी अपनी परंपरा है कि मैं क्या यूज करता हूं, तो मैंने यहां 30 कर दिया, तो नेचुरल है यहां 0 होगा, तो यहां 0, यहां 0, तो अगर यहां 0 है तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, अगर यहां 0 है तो ये कितना आ जाएगा, यहां पे ये 0 है। तो अब आपको थोड़ा इस बैटरी को ध्यान से देखना है कि अगर यहां 0 है और ये डिफरेंस 20 करना है और ये हायर पे रहना चाहिए, तो यहां क्या आना चाहिए आपका, यहां बताएं क्या आना चाहिए। जैसे यहां पे हमने 0 लिखा, यहां अगर हम 0 लिखेंगे तो यहां क्या आना चाहिए, -20 आना चाहिए। क्यों -20 क्यों आना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस ये 20 होना चाहिए और ये हायर होना चाहिए, जो आपका बड़ा टर्मिनल होता है वो हायर होता है, पॉजिटिव होता है। इज इट क्लियर? अब हमें ए और बी का पोटेंशियल निकालना, तो बी का पोटेंशियल तो हमें पता ही चल गया, यहाँ पे 0 है, बी का पोटेंशियल, थोड़ा कलर बदल दो, बी का पोटेंशियल तो आपको 0 पता चल गया। ए का पोटेंशियल मुझे पता नहीं, तो ए का पोटेंशियल हमने लेट कर लिया एक्स से। अब अननोन जंक्शन, इस एक अननोन जंक्शन से अगर हम किसी भी तरफ जाएं तो चार्ज का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। यहां से इस कैपेसिटर के थ्रू इधर जाएंगे, कुछ चार्ज यहां फ्लो होगा, कुछ चार्ज लो, तो किसी भी जंक्शन पे चार्ज का एल्जेब्रिक सम 0 होगा। तो अगर इस जंक्शन पे देखें तो बताओ कितना आ जाएगा, यहाँ पे x - 10 मल्टीप्लाइड बाई 1, x इस पॉइंट का पोटेंशियल है, 10 इसका, तो पोटेंशियल डिफरेंस आ गया x - 10, पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाई कैपेसिटी चार्ज होता है, क्योंकि आपको सबको पता है Q इक्वल टू होता है C इंटू डेल्टा बी, तो पोटेंशियल C इंटू डेल्टा बी कर दिया। यहां देखोगे तो x माइनस करोगे तो x -20 करोगे तो x + 20 हो जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। यहां पे देखेंगे तो x - 30 इंटू 3, इस पर एल्जेब्रिक सम 0, यहां पर एक ही। अगर कोई स्टूडेंट किरचॉफ लॉ से करेगा तो कम से कम उसको 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, एक क्लोज्ड मैश ये बनेगा,
एक लोअर हाफ क्लोज्ड मैश बनेगा, एक कंप्लीट बनेगा, और कैलकुलेशन काफ़ी लेंदी हो जाएगी। तो ये नोडल एनालिसिस स्कूल लेवल पे है, ये तो मुझे जानकारी नहीं है, पर कंपटीशन में कोशिश करना कि आप नोडल एनालिसिस से ही करें। ठीक है, तो यहाँ बताओ 2x आ गया, ये 1x 3x आ गया, और 3x 6x हो गया। 6x इक्वल टू ये 10 इधर आ जाएगा, इधर जाएगा तो -40 हो जाएगा, इधर जाएगा तो +90 हो जाएगा। और जल्दी जल्दी तो नहीं बोल रहा हूं, तो x की वैल्यू कैलकुलेट कर रहा हूं। ठीक है, अब बताओ यहां पे ये 100, तो 6x इक्वल टू कितना आ गया? 6x इक्वल टू ये 100 में से 40 चला गया तो 60 आ गया, यानी x इक्वल टू 10 आ गया। तो बताओ ए और बी का पोटेंशियल डिफरेंस। मैं नेक्स्ट वाले पे नेक्स्ट स्लाइड यूज कर रहा हूं। VAB निकालना, VAB, VAB का मतलब क्या होगा? VA माइनस VB। ए पॉइंट का पोटेंशियल है x और बी पॉइंट का पोटेंशियल 0, 10 माइनस 0 10 वोल्ट आ जाएगा। तो ये ए और बी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस है। मैं फिर से पीछे वाले पेज पे जा रहा हूं। अगर हमें अब बताओ कि यहाँ का पोटेंशियल पता चल गया x का, तो इस कैपेसिटर पे कोई पूछे इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना होगा तो कितना आ जाएगा? इस कैपेसिटर में कोई चार्ज स्टोर नहीं होगा, ऊपर वाले कैपेसिटर में। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसका पोटेंशियल भी 10 है, इसका पोटेंशियल भी 10 है, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया इस कैपेसिटर के अक्रॉस, तो इसमें कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। इस कैपेसिटर में चार्ज फ्लो होगा, यहाँ +10 या 20, तो चार्ज इस तरीके से फ्लो होगा। चार्ज के फ्लो होने की डायरेक्शन इस कैपेसिटर में देखें तो ऐसी आ जाएगी। इस कैपेसिटर में भी चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन देखेंगे तो इस तरीके से आएगी, ऐसा चार्ज फ्लो होगा, क्योंकि यहाँ 30 है और यहाँ पे, यानी यहाँ से चार्ज ऐसे जाएगा, ऐसे होते हुए ऊपर वाली ब्रांच के थ्रू कोई चार्ज फ्लो नहीं होगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? ये एक पहला क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा। तो इस तरीके से हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल सकते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटी भी इसके बिहाफ पर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, मैं कोई और एग्जांपल रख रहा हूं, इलस्ट्रेशन सेकंड रख रहा हूं। ये हमने कोई कैपेसिटर जोड़ दिया। कैपेसिटी हमने कहा आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा, जो आपको लिखना हो वो लिख दो। बहुत लंबे पीरियड के बाद पढ़ा रहा हूं और आप लोगों से इस बात पे के लिए बोलूंगा कि भाई स्टेट ऑफ माइंड का गेम था, कुछ बहुत ज़्यादा सॉर्ट ऑफ डिप्रेशन था। अब आपसे पूछा जाए, इसकी कैपेसिटी है 2 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 3 माइक्रोफैराड, 2 माइक्रोफैराड, 5 माइक्रोफैराड। इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना है। क्या निकालना है? फाइंड आउट कैपेसिटी अक्रॉस A and B, या इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द सर्किट। मैं फिर से पीछे जाके एक बार देखना चाहूंगा, A और B के बीच इक्वल है, या सर्किट की इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालना। इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ द अक्रॉस A and B और सर्किट। अब फिर वही नोडल एनालिसिस का हेल्प करेंगे। किसकी हेल्प से करेंगे? नोडल एनालिसिस। एक बार सर्किट फिर से बना के दिखा दें। यहां 2 माइक्रोफैराड का है, यहां पर 3 माइक्रोफैराड का है, यहां 3 माइक्रोफैराड का है, यहां 2 माइक्रोफैराड का है
बीच में 5 माइक्रोफैराड का, टू 3 3 2 5, ये माइक्रोफैराड। जैसा कि मैंने कहा था, यहाँ पे कोई भी हाइपोथेटिकल बैटरी जोड़ दें, अगर नोडल यूज करना कितने भी वोल्ट की, आपकी मर्जी पे डिपेंड करेगा, उसके लिए कोई हार्ड एंड फास्ट कंडीशन नहीं, जितने ही वोल्ट की बैटरी आपको जोड़ना, 1 वोल्ट, 0 वोल्ट, 10 वोल्ट, जो भी स्टूडेंट चाहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। से मैंने एक 10 वोल्ट की बैटरी जोड़ दी। फिर से बोल रहा हूँ, कोई 10 वोल्ट जरूरी नहीं है, आप 1 वोल्ट की डाल सकते हैं, 2 वोल्ट की डाल सकते हैं, जो आपकी मर्जी है। अब हमने मान लो यहाँ 10 वोल्ट की बैटरी डाल दी, तो नेचुरली यहाँ 10 होगा, तो यहाँ क्या होगा 0, तो यहाँ भी 10 होगा, यहाँ 0 होगा। इस पॉइंट का पोटेंशियल हमें पता नहीं, इस पॉइंट का भी पोटेंशियल नहीं पता। इस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने थोड़ा कलर्ड कर दिया, x लिख दिया और y लिख दिया। x से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, तो x से 3 डायरेक्शन में जा सकते हैं, x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई 2, x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, और यहाँ से यहाँ जाओगे तो x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 5। तो अगर यहाँ के लिए इक्वेशन बनाए तो क्या इक्वेशन बना बताओ, x माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाय 2, x माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 3, x माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 0। इक्वेशन बना तो बताओ कितना आ गया, 5x और 5x कितना आ गया 10x, 10x माइनस 5y इक्वल टू, देखो यहां से 20 आ जाएगा। कैलकुलेशन में कुछ गलती हम पे भी हो सकती है, वो थोड़ा ध्यान से देखना आप लोग भी, प्रिंसिपल समझने की कोशिश करना। 2x y 4, 99% गलती नहीं होगी, ऐसा भी नहीं कि गलती हो जाए, पर अगर हो जाए कैलकुलेशन में तो वो हम अपनी गलती नहीं मानेंगे, वो स्टूडेंट ध्यान से देखें। y से देखें तो y से किस डायरेक्शन में जाएंगे, यहां जाएंगे, तो y माइनस 10 मल्टीप्लाइड बाई कितना है यहाँ 3, यहां जाओगे तो y माइनस 0 मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2y, यहां जाओगे तो क्या आ जाएगा y माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 0। देखो कितना y आ गया 5, 10y, 10y और x कितना आ गया माइनस 5x, इज इक्वल टू कितना आ गया 30 आ गया, तो कितना आ गया 2y माइनस एक्स इक्वल टू 6। इन दो इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे थोड़ा सा नेक्स्ट पेज पे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, ठीक है, सो मैं जा रहा हूँ नेक्स्ट पेज पे। कितना था आपका, फिर से पीछे एक बार तो देखना ही पड़ेगा, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, 2x माइनस वाई इक्वल टू 4, एक इक्वेशन तो ये आया था। एक बार और देखना पड़ेगा इक्वेशन, 2y माइनस एक्स यानी माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6, ये पीछे वाले इक्वेशन से करें। दो लीनियर इक्वेशन बन गए, इनको सॉल्व कर लें। सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी। चलो y के लिए सॉल्व करें तो ये इक्वेशन फर्स्ट है, ये इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन फर्स्ट को ऐसा लिखा जा सकता है, 2x इंटू 2 माइनस 2y इक्वल टू 8, 2 से मल्टीप्लाइड कर दिया, यहां भी 2 से मल्टीप्लाइड किया इस इक्वेशन में, तो माइनस के 2x इसको नहीं मल्टीप्लाइड कर रहा है, तो यहां कितना है
माइनस एक्स प्लस 2y इक्वल टू 6। कोई दिक्कत नहीं। ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाइड किया और दोनों इक्वेशन को ऐड कर दिया। ऐड कर दिया तो ये 2y कैंसिल हो जाएगा, तो ये 4x में से 1x चला जाएगा तो 3x आ जाएगा। 3x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 14। x इक्वल टू 14/3। x की वैल्यू इक्वेशन 2 या फर्स्ट में पुट कर दें। मान लो 2 में ही पुट कर दिया तो ये आ गया 14/3 प्लस 2y इक्वल टू 6। सो 2y इक्वल टू 6 प्लस 14/3, 18 जो हो जाएगा, 18 प्लस 14, तो y इक्वल टू कितना आएगा? 8 4 12 32, 32/3 2, यानी 16/3। यहां से ये भी पता चल रहा, अगर आप पीछे जाओ कि किस पॉइंट का पोटेंशियल ज्यादा होगा तो आप बता सकते हैं। देखो मैं फिर से एक बार पीछे जा रहा हूं और ये बताऊं कि किस पॉइंट का, तो इस पॉइंट का पोटेंशियल कम है y का, यानी 5 माइक्रोफेरेड के थ्रू अगर चार्ज जाएगा तो y 2x जाएगा। क्लियर है? चलिए, एक्स वाई की वैल्यू आ गई। अब इक्विवेलेंट कैपेसिटी निकालने का तरीका क्या होता है? सी इक्विवेलेंट निकालना। सी इक्विवेलेंट निकालने का तरीका ये होगा आपका, थोड़ा सा अलग कर दूं इतना सा पोर्शन। सी इक्विवेलेंट निकालूंगा तो सी इक्विवेलेंट इक्वल टू होता है टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय बैटरी ईएमएफ, बैटरी वोल्टेज, बैटरी ईएमएफ। बैटरी वोल्टेज यहां 10 वोल्ट माना था आपने। अब टोटल चार्ज कैसे निकालोगे? तो फिर थोड़ा सा मैं पीछे आपको ले जा रहा हूं। ये बताओ, यहां से अगर चार्ज आएगा तो 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2। चार्ज ऐसे जा रहा, देखो यहां से ऐसे चार्ज जा रहा था, यहां से चार्ज ऐसे जा रहा था, ऐसे जा रहा था। तो इस दो ब्रांच में चार्ज आएगा 10 माइनस एक्स मल्टीप्लाइड बाई 2, 10 माइनस वाई मल्टीप्लाइड बाई 2, टोटल चार्ज हो जाएगा। ठीक है ना? इसके बाद कहां कहां चार्ज डिवाइड हो रहा? कुछ नहीं, यहां से दो ब्रांचेज में चार्ज डिवाइड हो रहा। ठीक है, इस जंक्शन से। सो आपने मैं एक स्लाइड और ले रहा हूं। आप बताओ, सी टोटल चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू, टोटल चार्ज फ्लो थ्रू बैटरी और थ्रू द सर्किट, थ्रू बैटरी सर्किट, जो भी करना हो। कितना आ जाएगा टोटल चार्ज? 10 माइनस एक्स, एक्स था आपका 14/3 इंटू 2, 10 माइनस वाई, वाई था आपका 16/3 मल्टीप्लाइड बाई 3। सो इसको सॉल्व किया, सो कितना आ गया? 30 में से 14 चला गया, तो 30 में से 40 चला जाएगा तो 16/3। हाँ, यहां से देखें 30 हो गया, 16/3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस यहां हो जाएगा आपका 14/3 इंटू 3। अगर इसको देखा तो ये आ गया 14 दूनी 28/3 और सॉरी गलती हो रही है कैलकुलेशन की, 32/3 आ जाएगा। और 14 दूनी 28, 14 42/3 ये आ गया आपका। तो टोटल चार्ज कितना हो गया आपका?
7 सी इक्विवेलेंट कितना बताया था? टोटल चार्ज डिवाइडेड बाई बैटरी कितना आ गया? 74/30। 2 से डिवाइड कर दूं तो ये 15 आ जाएगा, और 2 से डिवाइड करें तो ये 37 आ गया। इतना आ जाएगा आपसे, ये सी इक्विवेलेंट आ गया। ठीक है, आपको याद होगा जब मैं आपको पढ़ाता था तो मैं हमेशा हर क्वेश्चन के साथ शॉर्टकट लिखता था। अभी हालांकि मैंने नहीं लिखा, शॉर्ट टेक्स्ट लिखते हैं। ये रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज है, तो रिवर्स व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए सी इक्विवेलेंट का फॉर्मूला होता है 2PQ GP + Q ओवर P + Q + 2G। क्वेश्चन में P क्या है, Q क्या है, मैं थोड़ा लिख दूं। ये P है, ये Q है, ये Q है, ये P है, बीच वाला G। देखें इससे क्या आता है आपका सी इक्विवेलेंट। फिर इससे भी सिंपल तरीका लिखूंगा कंपटीशन के पॉइंट। 2 P कितना था? 2 था। Q कितना था? 3। G 5 था, 5 डिवाइडेड बाई 2 + 3 + 10 क्या है? 3 दूनी 6 दूनी 12, 25/15, ये 37/15 आ गया। मुझे लगता है 10 सेकंड का टाइम लगेगा, है ना। इसमें भी अगर सी इक्विवेलेंट देखें तो क्या आ गया आपका? सी इक्विवेलेंट आ गया 37/15। 15 चौको 60, 10 2.46 या ऐसे कुछ आ जाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखूं तो कैपेसिटी आएगी 2.46, फिर 3 पॉइंट समथिंग, फिर 4 पॉइंट समथिंग, फिर 5 पॉइंट समथिंग, या 10 पॉइंट समथिंग, 6 पॉइंट। ऐसा नहीं होगा 2.46, 2.47, 2 ऐसा कभी नहीं होता। तो आप चाहो तो एक काम और कर सकते हैं, हालांकि मैं जो कुछ बता रहा हूँ वो बिल्कुल गलत बता रहा हूँ, जिसको थंब रूल कह सकते हैं। बीच वाले कैपेसिटर को हटा दें। बीच वाले कैपेसिटर को हटाया तो क्या आ जाएगा? ये दो कैपेसिटर जुड़ेंगे, देखो बीच वाले को अगर हटाता तो ये 2 था, ये 3 था, और ये 3 था, और ये क्या था? 2 था। बीच वाले कैपेसिटर को हटा दिया तो ये दो कैपेसिटर जुड़ेंगे सीरीज में, तो कितना आ जाएगा? 2 और 3 सीरीज में जुड़ेंगे, 2 × 3 ओवर 2 + 3 5। इतना ही इसमें आएगा नीचे वाले में, तो मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दिए, तो सी इक्विवेलेंट कितना आ गया आपका? 12/5 ना, 12/5। 12.5 का मतलब 2.4 समथिंग। ठीक है, तो अगर आप बीच वाले कैपेसिटर को हटा दें तो जो भी आंसर आएगा हटाने के बाद इक्विवेलेंट कैपेसिटी, वो इससे कुछ ग्रेटर वैल्यू के साथ आएगी। हाँ, अगर बहुत नियरेस्ट ऑप्शन लिखे तो इसको नहीं यूज करेंगे, इससे कुछ ग्रेटर वैल्यू पे टिक करेंगे। यही अगर रेजिस्टेंस का केस होता तो इससे कुछ स्मॉलर वैल्यू पे टिक करते। इस तरीके से हम काम करें। इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है हीट जनरेशन का। किसका रहेगा? हीट जनरेशन इस टॉपिक का। इसमें सबसे टॉपिक टफ रहता है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है। एक आध क्वेश्चन में थोड़ा सा और कर रहा हूं, नेक्स्ट स्लाइड लेके चलिए। अब कई बार अलग अलग पोलरिटी कर देते हैं, अलग अलग चार्ज कर देते हैं, और फिर कोई बैटरी जोड़ देते हैं, और फिर हीट जनरेशन वगैरह पूछ लेते हैं।
ठीक है। जैसे मान लो मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है जो मेरे स्टूडेंट होंगे कि मैं हमेशा किसी किताब के एग्जाम्पल वगैरह नहीं रखता हूँ। आप लोगों को जो हमसे कनेक्टेड है उनको अच्छे से पता है, मैं अपने आप से ही कोई एग्जाम्पल बनाता हूँ और उसका एक नेगेटिव असर और पॉजिटिव असर दोनों होता है। पॉजिटिव असर ये होता है कि बच्चे को कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, नेगेटिव ये होता है कि कैलकुलेशन जब करते तो कभी कभी जो वैल्यू आती वो बहुत ठीक से सेट नहीं होती। अब जैसे मान लो यहाँ हमने चार्ज कर दिया, इस क्वेश्चन में चार्ज कर दिया 200 माइक्रोकूलम इस प्लेट में। कोई सी भी वैल्यू आप रख सकते हो, मैंने कहा कुछ भी रख सकते हो, 200 माइक्रोकूलम। इस पे कर दिया, प्लस करो, क्यों दिक्कत है ना। सॉल्व तो आपको करना है तो मैं क्यों इतना बोलूं, तो प्लस ही कर देता हूं। जरूर नहीं प्लस करना हो, जो भी आपको करना हो वो कर सकते हैं। 100 माइक्रो, इस कैपेसिटर की कैपेसिटी दी गई है 5 माइक्रोफेरेड, ये दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है। इसके साथ एक बैटरी कनेक्ट है, अभी मैं बैटरी कनेक्ट नहीं करूंगा। लो 40 वोल्ट की बैटरी कनेक्ट कर दी। एक स्विच भी डाल देता हूं, ये स्विच है, ये स्विच डाल दिया आपका एक। ये आपका एक स्विच डाल दिया। अब ठीक है, ये 40 वोल्ट की बैटरी है। अभी स्विच कनेक्ट नहीं है, स्विच इज नॉट कनेक्ट। बैटरी कितने वोल्ट की है, 40 वोल्ट की। ये 4 वोल्ट लिखा हुआ दिख रहा, तो मैं बैटरी का वोल्टेज लिख दूं एक बार, 40 वोल्ट। ये स्विच इज नॉट कनेक्ट, ठीक है। अब आपसे पूछा गया कि जैसे स्विच कनेक्ट करेंगे तो कितना हीट जनरेट होगा। हीट जनरेट, हाउ मच हीट जनरेट व्हेन स्विच इज कनेक्ट, आफ्टर स्विचिंग कैलकुलेट हीट जनरेशन। ठीक है, चलिए। तो अब जब तक आपने स्विच कनेक्ट नहीं किया तो बड़ा तरीके से हम लोगों ने गॉस लॉ में पढ़ा था कि कैसे यहाँ पे चार्ज पता करें। तो चार्ज पता करोगे तो 300 डिवाइडेड बाई 2 करोगे तो 150 माइक्रोकूलम इधर आएगा, 150 माइक्रोकूलम इधर आएगा। आपको पता है ये कैसे आया, इन दोनों का सम डिवाइडेड बाई 2। हमने कहा था अगर 10 प्लेट है तो 10 प्लेट का सम डिवाइडेड बाई 2 ही करना, वो आउटर मोस्ट सिस्टम के आउटर मोस्ट सरफेस पे आएगा। अब यहां कितना होगा 50, क्योंकि टोटल 200 होना, और यहां -50, ये बाउंड चार्ज कहलाता है। यहां कोई भी बैटरी जोड़ दें चार्ज पे फर्क नहीं पड़ता, बाउंड चार्ज पे फर्क पड़ेगा, और कैपेसिटी बाउंड चार्ज के द्वारा डिफाइन होती है, ठीक है। अब आपने स्विच कनेक्ट किया, क्या कर दिया, स्विच कनेक्ट किया। तो जैसे ही स्विच कनेक्ट करोगे तो कंडीशन क्या बनेगी, ये स्विच कनेक्ट कर दिया, 40 वोल्ट की बैटरी है, ये स्विच कनेक्ट कर दिया।
स्विच कनेक्ट कर दिया तो यहाँ पे चार्ज कितना आ जाएगा, 200 माइक्रोकूलम, यहाँ माइनस के 200 माइक्रोकूलम। अब देखना यहाँ था 50 और अब यहाँ हो गया 200, कितना हो गया 200, तो कुछ एडिशनल चार्ज आया होगा बैटरी के थ्रू, कितना आया होगा 150, और यहाँ भी माइनस 150 गया होगा। ठीक है, तो चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट कितना आएगा, डेल्टा क्यू, जिसको चार्ज फ्लो थ्रू सर्किट बताएं, डेल्टा क्यू आ गया आपका 150 माइक्रोकूलम। ये समझ में आ रहा कैसे आया, यहाँ था 50 और अब हो गया 200, तो 200 होने के लिए 150 और आया हो, है ना, तो चार्ज फ्लो कितना आ जाएगा आपका। अब निकालना हीट का फॉर्मूला, जब कभी हमने थ्योरी पहले भी पढ़ाई थी तो उसमें हीट का फॉर्मूला क्या लिखा था, चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट क्यू स्क्वायर, क्यू बाई 2c होता, 2c का, यहां पे कितना है चार्ज फ्लो 150 माइक्रोकूलम, तो 150 इंटू 150 माइक्रोकूलम का स्क्वायर करेंगे तो 10 टू द पावर -12, क्लियर। 2c है आपका 5 इंटू 10 टू द पावर -6, तो हीट जनरेशन आपका h आ जाएगा आपका, ये 10 से ये 15 कैंसिल हो जाएगा, देखो यहां से ये 10 कट गया, 15 15 क्या होगा 2 2 2 5 0 इंटू 10 टू द पावर -6, या 2.25 मिली जूल आ गया। ये एक तरीका। अल्टरनेट वे क्या है, हीट का फॉर्मूला क्या लिखवाया था, H इक्वल टू लिखवाया था वर्क डन बाय बैटरी माइनस हीट एब्जॉर्ब इन कैपेसिटर डेल्टा यू। बैटरी के द्वारा वर्क डन कितना हो गया था आपका, बैटरी के द्वारा वर्क डन होता जो चार्ज आपका फ्लो हुआ, कितना चार्ज फ्लो हुआ था 150, 150 माइक्रोकूलम ही था शायद, हाँ 10 टू द पावर -6 इनटू कैपेसिटी कितनी थी CV, 150 माइक्रोकूलम था, थोड़ा देखें पीछे, हाँ C इंटू B, पोटेंशियल कितना है, पोटेंशियल था 40 वोल्ट माइनस क्यू स्क्वायर बाई सी करोगे डेल्टा क्यू, तो पहले क्यू अलग था फिर बाद में था, तो कितना था पहले क्यू 50 था फिर हो गया था 200, यानी दोनों केस में आपको क्यू स्क्वायर बाई सी 1 निकालना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, तो 150 का स्क्वायर आ जाएगा बाय 2 C15 इंटू 10 टू द पावर -6 और ये 10 टू द पावर माइनस, यही होगा ना। मैं यहाँ पे ये करना चाहता हूँ कि पहले एनर्जी स्टोर कितनी थी, बाद में एनर्जी स्टोर, दोनों का डिफरेंस निकालना था बस, और कुछ नहीं करना था। तो पहले कितना था हाफ सी बी, इसको पहले क्यू स्क्वायर बाई C1 था और फिर बाद में था चार्ज 200, तो 200 का स्क्वायर हो गया 400, 200 का 200 इंटू 200 बाई 2C2 इंटू 5, यहाँ पे आ गया 50 इंटू 50 मल्टीप्लाइड बाई 2 इंटू 5, 10 टू द पावर -6 बाहर कर दिया। वो नेक्स्ट पेज पे ही जाना पड़ेगा, मैं नेक्स्ट पेज पे इसलिए नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि मुझे हर बार पीछे देखना पड़ेगा। 15 चौको 60, आज 6000 आ गया,
इंटू 10⁻⁻6 और ये आ गया था आपका 10। 10 का मतलब ये हो गया था, 0 कट गया तो ये आ गया था 200 200 4000 माइनस 250, 4000 आ रहा ना, इंटू 10⁻⁻6। जाना ही पड़ेगा अगले वाले पेज पे, वो बन नहीं पा रहा भाई। फिर भी पीछे तो हर बार देखना ही पड़ेगा। 4000 में से 250 घटा देंगे इंटू 10। चलिए 10⁻⁻6 तो कॉमन आ गया। (10⁻⁻6 तो कॉमन आ गया था और 6000 माइनस 4000 प्लस 250 यही हो रहा। देख लूँगा पीछे अगर कुछ गड़बड़ होगा जब। तो 10⁻⁻6 ये है 6250 माइनस 4000, क्योंकि मैं बार बार पीछे नहीं देखना चाहता हूँ, पर तरीका आपको समझ में आ रहा होगा जितने भी बच्चे प्रेजेंट हैं। 522, हाँ करेक्ट आ रहा। कितना आ गया आपका 2.25 मिलीजूल। तो ये दो तरीके आपके पास आ गए। थैंक यू वेरी मच। कोशिश करूँगा कि कल भी क्लास लूँगा, ठीक है। ओके बेटा। और अगर क्लास अच्छी लगती है तो थोड़ा सा, इस समय बड़ा टूटा हुआ मन है, तो अपने सारे स्टूडेंट से और साथियों से जो भी इसको देखें, थोड़ा सब्सक्रिप्शन के दिशा में प्रयास करें और इसमें अपनी कमेंट्स ज़रूर लिखें बेटा। थैंक यू वेरी मच।